न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मयूरी और आप देख रहे MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 10वीं में 60% नंबर आने पर बेटी के खाते में हर महीने आएगा पैसा, बस एक शर्त। JDU ऑफिस में प्रवक्ताओं की चल रही थी क्लास, तभी बिना बताए हेडमास्टर की तरह पहुंचे CM। भारतीय सेना ने मारे 100 से अधिक पाकिस्तानी आतंकी, सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह ने बताया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद PM मोदी की उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली, UP, हरियाणा के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अचानक दिल्ली पहुंचे सऊदी अरब के मंत्री। संन्यास के सवाल पर भावुक हुए MS धोनी, प्रशंसकों का जताया आभार। बीकानेर सिलेंडर ब्लास्ट में की 9 मौत, 21 दुकानें हुई ध्वस्त। दक्षिणपंथी समूह के कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र के आह्वान का समर्थन करते नजर आए उप मुख्यमंत्री। अब खबरें विस्तार से। 10वीं में 60% नंबर आने पर बेटी के खाते में हर महीने आएगा पैसा, बस एक शर्त। अगर आपकी बेटी ने 10वीं कक्षा में 60% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं तो सरकार की एक खास योजना के तहत उसके खाते में हर महीने पैसे आ सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक सहायता देना है। आइए जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत, उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, अन्य राज्यों में बेटियों के लिए ऐसी योजनाएं चला रहे हैं। यहाँ हम मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का उदाहरण ले रहे हैं, जिसमें 10वीं में 60% या उससे अधिक अंक लाने वाले बेटियों को आर्थिक मदद मिलती है। छात्रा को 10वीं कक्षा में 60% या उससे अधिक अंक लाने होंगे। छात्रा का नाम राज्य के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में दर्ज होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए। आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक खाता, मार्कशीट और अन्य जरूरी दस्तावेज देने होंगे। मध्य प्रदेश में 10वीं में 60% ज्यादा अंक लाने वाले 500 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति मिलती है, तो वही कुछ राज्यों में यह राशि 1000 रुपए तक भी हो सकती है, जो सीधे छात्रा के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। अगर आपकी बेटी ने 10वीं में 60% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं तो राज्य सरकार की योजना के तहत हर महीने उसके खाते में पैसे आ सकते हैं। बस शर्त है कि सभी दस्तावेज पूरे हो और आवेदन समय पर करें। यह योजना बेटियों को आगे बढ़ाने और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने का शानदार मौका है। बढ़ते अगली खबर की ओर। JDU ऑफिस में प्रवक्ताओं की चल रही थी क्लास, तभी बिना बताए हेडमास्टर की तरह पहुंचे CM नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुरुवार को स्कूल के हेडमास्टर वाला अवतार दिखा। स्कूल में जिसने भी पढ़ाई की होंगी वह उस माहौल को समझ सकते हैं। जब चलती हुई क्लास के बीच में हेडमास्टर पहुंच जाते हैं, हेडमास्टर चेक करने लगते थे कि टीचर क्लास में क्या पढ़ा रहे। यह हाल गुरुवार को JDU ऑफिस में देखने को मिला, जब बिना किसी पूर्व सूचना के CM और पार्टी अध्यक्ष CM नीतीश वहां पहुंच गए। JDU ऑफिस में प्रवक्ताओं की बैठक चल रही थी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से वहां पहुंच जाते हैं। उनके साथ पार्टी के बड़े नेता होते हैं। साथ में होते हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, MLC संजय गांधी और कई नेता। मुख्यमंत्री को अचानक पार्टी ऑफिस में देखकर वहां मौजूद तमाम प्रवक्ता और नेता हड़बड़ा गए। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अपने नेता का स्वागत कैसे करें। हालांकि नीतीश कुमार ने तत्काल सभी नेताओं को अपने स्वभाव के अनुरूप कंफर्ट फील कराया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ललन सिंह के साथ JDU कार्यालय पहुंचे। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ललन सिंह को कहते हैं कि ये सब काम हमने करवा दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुरुवार को स्कूल के हेडमास्टर वाला अवतार दिखा। स्कूल में जिसने भी पढ़ाई की होंगी वह उस माहौल को समझ सकते हैं। जब चलती हुई क्लास के बीच में हेडमास्टर पहुंच जाते हैं, हेडमास्टर चेक करने लगते थे कि टीचर क्लास में क्या पढ़ा रहे। यह हाल गुरुवार को JDU ऑफिस में देखने को मिला, जब बिना किसी पूर्व सूचना के CM और पार्टी अध्यक्ष CM नीतीश वहां पहुंच गए। JDU ऑफिस में प्रवक्ताओं की बैठक चल रही थी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से वहां पहुंच जाते हैं। उनके साथ पार्टी के बड़े नेता होते हैं। साथ में होते हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, MLC संजय गांधी और कई नेता।
मुख्यमंत्री को अचानक पार्टी ऑफिस में देखकर वहां मौजूद तमाम प्रवक्ता और नेता हड़बड़ा गए। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अपने नेता का स्वागत कैसे करें। हालांकि नीतीश कुमार ने तत्काल सभी नेताओं को अपने स्वभाव के अनुरूप कंफर्ट फील कराया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लल्लन सिंह के साथ जदयू कार्यालय पहुंचे। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लल्लन सिंह को कहते हैं कि ये सब काम हमने करवा दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुरुवार को स्कूल के हेडमास्टर वाला अवतार दिखा। स्कूल में जिसने भी पढ़ाई की होंगी वह उस माहौल को समझ सकते हैं। जब चलती हुई क्लास के बीच में हेडमास्टर पहुंच जाते हैं, हेडमास्टर चेक करने लगते थे कि टीचर क्लास में क्या पढ़ा रहे। यह हाल गुरुवार को जेडीयू ऑफिस में देखने को मिला, जब बिना किसी पूर्व सूचना के सीएम और पार्टी अध्यक्ष सीएम नीतीश वहां पहुंच गए। जेडीयू ऑफिस में प्रवक्ताओं की बैठक चल रही थी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से वहां पहुंच जाते हैं। उनके साथ पार्टी के बड़े नेता होते हैं। साथ में होते हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, एमएलसी संजय गांधी और कई नेता। मुख्यमंत्री को अचानक पार्टी ऑफिस में देखकर वहां मौजूद तमाम प्रवक्ता और नेता हड़बड़ा गए। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अपने नेता का स्वागत कैसे करें। हालांकि नीतीश कुमार ने तत्काल सभी नेताओं को अपने स्वभाव के अनुरूप कंफर्ट फील कराया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लल्लन सिंह के साथ जदयू कार्यालय पहुंचे। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लल्लन सिंह को कहते हैं कि ये सब काम हमने करवा दिया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय सेना ने मारे 100 से अधिक पाकिस्तानी आतंकी, सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह ने बताया। सर्वदलीय बैठक का माहौल गंभीर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अन्य दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओ में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की है। सरकार की ओर से आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन में कम से कम 100 आतंकियों को मार गिराया गया। यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि ऑपरेशन अभी जारी है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, क्या प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में आ सकते थे? विपक्ष की ये मांग है कि सांसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी दलों को समय समय पर जानकारी दे। प्रधानमंत्री जी व्यस्त है, लेकिन सरकार पूरी तरह पारदर्शी है। हम नहीं चाहते कि मामला युद्ध जैसी स्थिति तक पहुंचे, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा। राहुल गांधी ने कहा, हम सरकार के साथ है, लेकिन देश को एकजुट रखने के लिए संवाद जरूरी है। राजनाथ सिंह ने कहा, तीनों सेवाएं पूरी तरह अलर्ट है। ये कार्रवाई सिर्फ आतंकी ठिकानों पर की गई है। पाकिस्तान की सेना या आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया। हमारा मकसद आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई के बाद सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्ष को भरोसे में लिया। रक्षा मंत्री ने साफ किया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंक के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सर्वदलीय बैठक का माहौल गंभीर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अन्य दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओ में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की है। सरकार की ओर से आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन में कम से कम 100 आतंकियों को मार गिराया गया। यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि ऑपरेशन अभी जारी है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, क्या प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में आ सकते थे? विपक्ष की ये मांग है कि सांसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी दलों को समय समय पर जानकारी दे। प्रधानमंत्री जी व्यस्त है, लेकिन सरकार पूरी तरह पारदर्शी है। हम नहीं चाहते कि मामला युद्ध जैसी स्थिति तक पहुंचे, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा। राहुल गांधी ने कहा, हम सरकार के साथ है, लेकिन देश को एकजुट रखने के लिए संवाद जरूरी है। राजनाथ सिंह ने कहा, तीनों सेवाएं पूरी तरह अलर्ट है। ये कार्रवाई सिर्फ आतंकी ठिकानों पर की गई है। पाकिस्तान की सेना या आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया। हमारा मकसद आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई के बाद सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्ष को भरोसे में लिया। रक्षा मंत्री ने साफ किया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंक के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सर्वदलीय बैठक का माहौल गंभीर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अन्य दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओ में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की है। सरकार की ओर से आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन में कम से कम 100 आतंकियों को मार गिराया गया। यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि ऑपरेशन अभी जारी है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, क्या प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में आ सकते थे? विपक्ष की ये मांग है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी दलों को समय समय पर जानकारी दे। प्रधानमंत्री जी व्यस्त है, लेकिन सरकार पूरी तरह पारदर्शी है। हम नहीं चाहते कि मामला युद्ध जैसी स्थिति तक पहुंचे, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा। राहुल गांधी ने कहा, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन देश को एकजुट रखने के लिए संवाद जरूरी है। राजनाथ सिंह ने कहा, तीनों सेवाएं पूरी तरह अलर्ट है। ये कार्रवाई सिर्फ आतंकी ठिकानों पर की गई है। पाकिस्तान की सेना या आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया। हमारा मकसद आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई के बाद सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्ष को भरोसे में लिया। रक्षा मंत्री ने साफ किया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंक के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक, सुरक्षा और तैयारियों पर दिया जोर। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए सटीक हमलों का नाम है, जो अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। इस ऑपरेशन के बाद देश में सुरक्षा और रणनीतिक तैयारियों को लेकर सरकार ने कई अहम कदम उठाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव गोविंद मोहन और विभिन्न मंत्रालयों के सचिव शामिल रहे। इन बैठकों में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया। पीएम मोदी ने सभी विभागों को सतर्क रहने, आपसी समन्वय बनाए रखने और स्पष्ट संचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सचिवों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने और अपने अपने विभागों के प्रोटोकॉल पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच बेरोक टोक समन्वय और निरंतरता पर जोर दिया, ताकि किसी भी संभावित खतरे का प्रभावी ढंग से जवाब दिया जा सके। सरकार ने सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है, जिससे स्पष्ट है कि भारत इस बार हर स्तर पर तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा, सतर्कता और सभी विभागों के समन्वय पर विशेष जोर दिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगी और हर स्तर पर तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए सटीक हमलों का नाम है, जो अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। इस ऑपरेशन के बाद देश में सुरक्षा और रणनीतिक तैयारियों को लेकर सरकार ने कई अहम कदम उठाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव गोविंद मोहन और विभिन्न मंत्रालयों के सचिव शामिल रहे। इन बैठकों में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया। पीएम मोदी ने सभी विभागों को सतर्क रहने, आपसी समन्वय बनाए रखने और स्पष्ट संचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सचिवों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने और अपने अपने विभागों के प्रोटोकॉल पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच बेरोक टोक समन्वय और निरंतरता पर जोर दिया, ताकि किसी भी संभावित खतरे का प्रभावी ढंग से जवाब दिया जा सके। सरकार ने सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है, जिससे स्पष्ट है कि भारत इस बार हर स्तर पर तैयार है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा, सतर्कता और सभी विभागों के समन्वय पर विशेष जोर दिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगी और हर स्तर पर तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए सटीक हमलों का नाम है, जो अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। इस ऑपरेशन के बाद देश में सुरक्षा और रणनीतिक तैयारियों को लेकर सरकार ने कई अहम कदम उठाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव गोविंद मोहन और विभिन्न मंत्रालयों के सचिव शामिल रहे। इन बैठकों में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया। पीएम मोदी ने सभी विभागों को सतर्क रहने, आपसी समन्वय बनाए रखने और स्पष्ट संचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सचिवों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने और अपने अपने विभागों के प्रोटोकॉल पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच बेरोक टोक समन्वय और निरंतरता पर जोर दिया, ताकि किसी भी संभावित खतरे का प्रभावी ढंग से जवाब दिया जा सके। सरकार ने सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है, जिससे स्पष्ट है कि भारत इस बार हर स्तर पर तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा, सतर्कता और सभी विभागों के समन्वय पर विशेष जोर दिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगी और हर स्तर पर तैयार है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली, यूपी, हरियाणा के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस। प्रदूषण निकायों के मामले में अदालत नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया है, क्योंकि इन राज्यों में अपने अपने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और समितियों में रिक्त पदों को भरने के कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। अदालत ने अगस्त 2024 में आदेश दिया था कि सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में 30 अप्रैल 2025 तक खाली पदे भरे जाए, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने विशेष रूप से दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की स्थिति को चौंकाने वाला बताया, जहां 55% पद खाली है और निकाय लगभग निष्क्रिय है। हरियाणा में 35%, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 45% पद रिक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि इन अधिकारियों को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत दंडित क्यों नहीं किया जाए। दिल्ली के मुख्य सचिव को 19 मई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया, जबकि यूपी, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को 18 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से पेश होने को कहा गया। यह चौंकाने वाली बात है कि दिल्ली की प्रदूषण नियंत्रण समिति लगभग निष्क्रिय है। पिछले कई वर्षों से दिल्ली बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से जूझ रही है और इस पृष्ठभूमि में इतने पद खाली रहना बेहद खेदजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण निकायों को लापरवाही और प्रशासनिक निष्क्रियता पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तो यह गंभीर अवमानना का मामला बनेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अचानक दिल्ली पहुंचे सऊदी अरब के मंत्री, ईरानी विदेश मंत्री भी आए। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव और सीमावर्ती झड़पों के बीच दो प्रमुख मुस्लिम देशों सऊदी अरब और ईरान के वरिष्ठ मंत्री अचानक और घोषित यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। इन यात्राओं को क्षेत्रीय कूटनीति और भारत पाकिस्तान संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर बिना पूर्व घोषणा के गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। जयशंकर ने बैठक के बाद कहा कि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को साझा किया। माना जा रहा है कि अल जुबैर सऊदी नेतृत्व का विशेष संदेश लेकर आए हैं और उनकी यात्रा का मकसद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में मध्यस्थ करना या स्थिति का जायजा लेना हो सकता है। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर बिना पूर्व घोषणा के गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है।
जयशंकर ने बैठक के बाद कहा कि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को साझा किया। माना जा रहा है कि अल जुबैर सऊदी नेतृत्व का विशेष संदेश लेकर आए हैं और उनकी यात्रा का मकसद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में मध्यस्थता करना या स्थिति का जायजा लेना हो सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पता नहीं कौन सा सत्र आखिरी हो, संन्यास के सवाल पर भावुक हुए MS धोनी, प्रशंसकों को जताया आभार। IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के कोलकाता नाइट राइडर्स पर जीत के बाद एक बार फिर MS धोनी से उनके संन्यास को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर धोनी भावुक हो गए और उन्होंने कहा, ये वही प्यार और स्नेह है जो फैंस ने मुझे हमेशा मिलता रहा है। यह मत भूलिए कि मैं 43 साल का हूँ, मैं लंबे समय तक खेला हूँ। उनमें से बहुतों को नहीं पता कि मेरा आखिरी मैच कब होगा, इसलिए वे आकर मुझे खेलते हुए देखना चाहते हैं। इस तथ्य से बचा नहीं जा सकता कि मैं अपने करियर के अंतिम चरण में हूँ। मैं सिर्फ 2 महीने खेलता हूँ। इस IPL के खत्म होने के बाद 6 से 8 महीने और कड़ी मेहनत करनी होगी और देखना होगा कि मेरा शरीर इस लिंग की जवाब को झेल सकता है या नहीं। अभी कुछ तय नहीं करना है, लेकिन मैंने जो प्यार और स्नेह देखा है वह शानदार है। धोनी ने साफ किया कि उनका अभी तुरंत संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है। वे अपने शरीर को 6-8 महीने का समय देना चाहते हैं ताकि देख सके कि क्या वे अगले सीजन भी खेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्होंने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है और IPL 2025 के बाद ही वे सोचेंगे कि आगे क्या करना है। उन्होंने माना कि बहुत से लोग नहीं जानते कि उनका आखिरी मैच कब होगा, इसलिए वे स्टेडियम में आकर उन्हें खेलते देखना चाहते हैं। धोनी का ये बयान उनके फैंस के लिए भावुक कर देने वाला है और यह भी साफ करता है कि वे अपने करियर का फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते, बल्कि सोच समझकर लेना चाहते। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर सिलेंडर ब्लास्ट में 9 की मौत, 21 दुकानें हुई ध्वस्त। धमाका इतना जबरदस्त था कि 2 मंजिला बेसमेंट समेत पूरी इमारत ढह गई और आसपास की 21 दुकानें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर कारीगर थे। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में इलाज चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से 8 शव निकाले गए, जबकि एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हुई। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि लोगों को लगा जैसे एयर स्ट्राइक हो गई हो। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पूरी मार्केट धुएं और मलबे में तब्दील हो गई थी। हादसे के बाद NDRF, SDRF और सिविल डिफेंस की टीमें राहत और बचाव कार्य में शुरू हो गई। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका है। ज्वेलर विकास सोनी ने बताया कि उनकी दुकान में लाखों रुपए का सोना मलबे में दब गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना पर शोक जताया और जिला प्रशासन को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। यह हादसा अवैध गैस सिलेंडरों के उपयोग और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण हुआ, जिसकी जांच प्रशासन कर रहा है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। दक्षिणपंथी समूह के कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र के आह्वान का समर्थन करते नजर आए उप मुख्यमंत्री। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश विदेश से साधु संत, हिंदू नेता और कई प्रमुख अतिथि शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति की सुरक्षा, संवर्धन और विस्तार पर बल देना था। इसमें पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए गए। इस महासम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में उन्होंने सनातन धर्म की सार्वभौमिकता, सर्वसमावेशी दृष्टिकोण और विश्व कल्याण की भावना को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ने कभी भी भेदभाव नहीं किया और सभी प्राणियों को परिवार का हिस्सा मानता है। उप मुख्यमंत्री ने सनातन संस्कृति को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए परिषद के प्रयासों की सराहना की। इस प्रकार के कार्यक्रमों में उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति और उनके वक्तव्य दक्षिणपंथी संगठनों ने एजेंडे को वैधता और राजनीतिक समर्थन प्रदान करते हैं। इससे हिंदू राष्ट्र की मांग और उससे जुड़े विमर्श को सामाजिक राजनीतिक मुख्य धारा में बल मिलता है। लखनऊ में आयोजित विश्व हिंदू सुरक्षा परिषद के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री
ब्रजेश पाठक ने सनातन संस्कृति की रक्षा और विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे हिंदू राष्ट्र के आह्वान को अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता है। इस मंच पर हिंदू राष्ट्र की घोषणा की मांग की प्रमुखता से उठाया गया, जिसे उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति ने और अधिक महत्व दिया। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए एमएनएस न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी